इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के नेशनल प्रेसिडेंट ठाकरे साहब, वाइस प्रेसिडेंट श्री वीवी सिंह साहब, स्टेट के शाखा के चेयरमैन मसरत साहब, इसके ऑलरेडी सेक्रेटरी श्री जसवंत सिंह साहब, मेरे कलीग अनुराग श्रीवास्तव जी और आज की सभा में उपस्थित तमाम सारे इंजीनियर्स बंधु, दिव्यांग सज्जनों, थोड़े दिन पहले सरत नूर खान मेरे पास आए मिलने के लिए, क्योंकि ये मेरे साथ काम कर चुके थे जब मैं आगरा का जिलाधिकारी हुआ करता था 96 to 98। तभी स्टेट पीडब्ल्यूडी के वहाँ पे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करते थे और उन्होंने हमारे साथ काम किया। वहाँ पे आगरा में बहुत सारे काम किए। मेरे मुख्य सचिव बनने के बाद आए और आकर के उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से फेलिसिटेट करना चाहते हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से मेरा क्या रिश्ता है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग जरूर की है। IIT कानपुर जो कि अपने देश की प्रतिष्ठित संस्था है, इंजीनियरिंग जरूर की मैंने 1983 में, लेकिन एक भी दिन में इंजीनियर नहीं रहा, क्योंकि इंजीनियरिंग की और सीधा IAS में सिलेक्शन मेरा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी, मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन दोनों में हुआ। एक में मेरा देश में पहला स्थान था, दूसरे में देश में मेरा दूसरा स्थान था। मेरे साथ में IAS में भी बहुत ऊपर स्थान था, तो मैं सीधे IAS ज्वाइन किया। तो मैं एक भी दिन इंजीनियर नहीं रहा। तो मैंने कहा इसके लिए फिर मुझे आपको मेरा फेलिसिटेशन करना था। तो उन्होंने इसके ऊपर एक दूसरा मतलब एक और गुगली फेंक दी। कहा कि नहीं साहब, लगे फेलिसिटेट करेंगे, बल्कि आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के फेलो भी बना देंगे। मुझे और आश्चर्य हुआ, अभी तो आप फेलिसिटेशन तो चलो थोड़ा मान लेते हैं कि मुख्य सचिव, तमाम सारी इंजीनियरिंग संस्थाएं यहाँ पे बैठे हुए, हमारे राज्य के निर्माण निगम के MD साहब बैठे हुए, स्टेट पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरिंग चीफ बैठे हुए, सब सारे मुझे रिपोर्ट करते हैं। इससे सबसे मैं काम देता हूँ हर इलाके में, हर तरीके से। मैं यही नहीं बल्कि देश का भी जो सबसे बड़ी संस्था इंजीनियर्स की CPWD, उसके DG भी मुझे रिपोर्ट करते थे। और CPWD को अगर आप पता करेंगे तो पिछले 4.5 साल में मैंने कंप्लीट एक नया जन्म दे दिया। आज अगर CPWD के बारे में जानते हो, कंप्लीटली कायाकल्प करेंगे कि जब मैं एज ए सचिव ज्वाइन किया था 2017 जून में, तो हर एक फोरम में मुझे उनके बारे में गालियाँ सुनने को मिलती थी। लेकिन अब ये वक्त आया कि जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी तमाम सारे फोरम पे CPWD की तारीफ करते, सबके सामने खुल के तारीफ करते, और उसके लिए पूरा उसको मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के तहत कम्प्लीटली CPWD को तब्दील कर दिया। कि मुझे लगता था कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन, मैं अगर एक IAS अधिकारी हूँ तो UPSC के माध्यम से मैं आया। मेरे जैसे EB इंजीनियर्स हैं वो भी UPSC के माध्यम से आए, और हर फोरम पे गालियाँ सुनते हैं। क्यों? कोई भी उनसे संतुष्ट नहीं। न तो हमारे कॉलोनी में रहने वाले संतुष्ट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतुष्ट हैं, मंत्री संतुष्ट, कोई भी संतुष्ट नहीं। जहाँ भी जाओ उनकी दिखाते होती है। तो मैंने इन लोगों के तमाम सालों के काम देखा, तो मैं सोचा कि शायद, और यही नहीं, NBCC जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो मुझे रिपोर्ट करती थी, ऐसे तमाम सारे और जो हमारी जिम्मेदारियाँ थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, तो तमाम सारी ऐसी इंजीनियरिंग कंपनियों के मैं बोर्ड पे हुआ करता था, चाहे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी हो, तो बहुत सारी कंपनी जिसमें मैं बोर्ड पे उनके डायरेक्टर और उनको मैं गाइड किया करता। तो मैं सोचा चलो फेलिसिटेशन तो सही, लेकिन ये फिर फेलो बनाने की क्या मतलब है, वो तो मैंने कभी नहीं किया। सीधा न तो ड्राइव किया, ड्राइव देखा जरूर है, समीक्षा जरूर किया है। आज आप सेंट्रल विस्टा के बारे में आप सुनते हैं, उसकी एक एक चीज़ के बारे में बहुत गहराई से, एक एक चीज़ पे मैंने बिल्कुल एक एक चीज़ मैं जानता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उतनी गहराई से सोच के मैंने सोचा है, समझा। लेकिन कराता तो मैं इंजीनियर कोर्स नहीं कराता। तो आप मुझे बोले फेलो ऑफ इंजीनियर्स, आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स भी बना देंगे। मैं ये तो आश्चर्य की बात है। हमने कहा फिर तो
फॉर्म मैंने इन्होंने लाया, हमने कहा उसके, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं देखते। फॉर्म ले गया तो लिखा हुआ कि आपके इंजीनियर एक्सपीरियंस, हमने कहा मैं एक भी दिन इंजीनियर नहीं रहा। उसका पूरा फॉर्म में 120, मैं कह सकता हूँ कलेक्टर था तो आपसे काम लेता था, जब मैं सेक्रेटरी बना किसी और से काम लेता था, प्रमुख सचिव बना किसी और से काम लेता था, लेकिन मैंने खुद कुछ नहीं किया। तो मैं मैनेजर हो सकता हूँ, इंजीनियर नहीं हो सकता हूँ। गणेश साहब आप तो बहुत इंजीनियरिंग का, तो मेट्रो के चेयरमैन थे। मैंने कहा वो सही बात है, मेट्रो का चेयरमैन तो मैं था, ये नहीं पूरे देश के हर मेट्रो का, मैं चाहे स्टेट की मेट्रो चाहे सिटी की मेट्रो, सबके चेयरमैन था। और यही नहीं, मेट्रो को मैंने जिस तेजी से पूरा परिवर्तन किया, अगर आप देखो पिछले 5 साल में मेट्रो को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किया और एक कॉन्शियस, बहुत एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया। लेकिन इंजीनियर नहीं था, वो सब उन्हीं से कराता था, उनके साथ पूरी तसल्ला नहीं कराता था। क्योंकि आज देखें कि हम सब मेट्रो विदेशों से लाते हैं, आज हम लाते नहीं हैं बल्कि विदेशों को भेजते हैं। आज हमारे देश में मेट्रो का हर चीज में, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिग्नलिंग हो, आपकी जो चाहे उसका रोलिंग स्टॉक हो, हर चीज में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बहुत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। यहाँ के तो नए नए सिस्टम्स, नई नई चीजें जो दुनिया में नहीं, वो हम लोग बना रहे हैं। एक ऐसा पूरा का पूरा ताकत आ गई है सारे इंजीनियरिंग कम्युनिटी में। तो ये सब तो मैंने किया, लेकिन फिर भी मैं इंजीनियर नहीं। तो कहा कि नहीं साहब, फिर भी आपको मैं पास करा दूंगा। मुझे सब लगा इंजीनियर्स के ऊपर कि आप ऐसे किसी को करा देंगे तो ठीक नहीं है। तो मैंने मैं ले लूँगा, आप तो इतना सारा काम करते हैं, इंजीनियर्स को उनसे करा दिया। हमारा मैंने फॉर्म दे दिया और आपने देखा चेयरमैन साहब ठाकरे साहब ने कहा मुझे फेलो बना देंगे। तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ मसरत साहब। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर जानता हूँ, इंजीनियरिंग का एजुकेशन मेरे लिए बहुत काम आया। इंजीनियरिंग के एजुकेशन से मैं, क्योंकि मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में बड़ी बड़ी सर्किट में देखता था, एक तरफ से खटखट ऐसे करते करते मैं सॉल्व कर दिया करता था। IIT में उनको कहाँ से कौन सा रजिस्टर, कौन सा कैपेसिटर, कौन से किस रास्ते से निकल करके कहाँ से करंट जा रही है, एक जैसे सॉल्व किया करते। और जब मैं IAS सेवा ज्वाइन किया तो वहाँ मुझे जितने सारे कैपेसिटर्स और जितने सारे जो है रजिस्टर्स और जितने सारे और सिस्टम जो है वो सारी ह्यूमन बीइंग्स में नजर आने लगे। तो उनके बीच में उसको सर्किट को कैसे चला सकते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि चाहे वो मेट्रो का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो या CP रोडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो या मसरत साहब ने आगरा में जिलाधिकारी, किसी भी जहाँ भी मैं रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं उसी सर्किट जैसे सब चीज़ों को सॉल्व करता हूँ। तो उन्हीं के भीतर से हमें यही देखना है कि कैसे हम बेस्ट करंट आगे बढ़ा सकते हैं, डिजायर्ड करंट कहाँ से ला सकते हैं। तो वो भी एक इंजीनियरिंग स्किल है, ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल है, ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल, क्योंकि उसको मैं उसी तरीके से पूरे एक सिस्टम के तौर पे चल करके मैं देखता हूँ कि कैसे वो काम हम पूरा करा सकते हैं। और वो करने के लिए वो स्किल की आवश्यकता है। और वो स्किल जो है, आपको बता दूं, हमारे IIT की जो पढ़ाई होती है, IIT कानपुर की पढ़ाई की, जिसका मैं खुद उसका एक सहभागी हूँ, IIT की जो पढ़ाई होती है वो केवल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते, हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और साथ में सोशल साइंसेज भी पढ़ते हैं। हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, सोशोलॉजी भी पढ़ते हैं, फिलॉसफी भी पढ़ते हैं, लॉजिक भी पढ़ते हैं। ये तमाम सारी सोशल साइंसेज दे कॉम्प्लीमेंट देंगे, क्योंकि दे इम्प्रूव योर ह्यूमन स्किल्स। और साथ ही साथ फिर हम इंजीनियरिंग की स्किल्स पूरा करते हैं, सारी की सारी चीज़ को जिस तरीके से हम लोग करते हैं, वो पूरा एक कंप्लीट इंजीनियर IIT के एजुकेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बनाता, कंप्लीट इंजीनियर बनाता है, जो कि हर एस्पेक्ट को अगर वो कायदे से अगर वो करेगा, अगर सही से अपनी पढ़ाई करेगा, तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाकर के वो इंजीनियरिंग कर सकता है। इसलिए मसरत साहब, मैं इसलिए ये बताना जरूरी समझ रहा था कि आपको, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ और आप मुझे कैसे मेंबर फेलो बना देंगे। मैं फेलो बन सकता हूँ, क्योंकि मैं वो तमाम सारी इंजीनियरिंग को मैंने ह्यूमन इंजीनियरिंग में तब्दील किया है। और चाहे मैं प्रमुख सचिव कृषि रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने उसको किया है, अगर मैं प्रमुख सचिव खेल रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने किया है, सिविल एविएशन में रहा तो वहाँ पे किया,
अगर अर्बन सेक्टर में आप देखेंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की संकल्पना की है, मैं उसका साक्षी हूँ। पिछले 7.5 साल में देश इस तेजी से बदला है और एक इतनी बड़ी धरातल खड़ी हो गई, इतना बड़ा धरातल खड़ा हो गया कि आप शायद इसलिए कि आप दूर से देखते हैं, मैं तो नजदीक से अंदर से गहराई से देखता हूँ। मुझे लगता है कि हमारा देश, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नया भारत की बात करते हैं, वो नया भारत की नींव इतनी मजबूत डाल चुके हैं कि कोई रोक नहीं सकता है। वो बहुत बड़ी इमारत खड़ी होने वाली है और उस प्रयास में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उनकी जो उस सोच को तब्दील करने के लिए मैं भी एक सिपाही के तौर पर उसमें काम कर रहा था, कभी अभी एक एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे, कभी सेक्रेटरी के तौर पे। और जो देश के जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, जिससे आपने देखा कि शहर कैसे बदल गए, कितनी सफाई हो गई। 100% भी नहीं है, लेकिन हम इतना न देख पहुंचे कि आने वाले 5 सालों में जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का 2.0 जो लॉन्च किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल जो लॉन्च किया, उससे कंप्लीटली आपको एक नई रूप में सारे शहर हमारे नजर आए। जो हमारा कार्यक्रम जो है, जो मिशन हमारा अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत का जो योजना थी, उसमें कितना परिवर्तन हुआ आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मैंने उसको दिया है, उसको बहुत नजदीक से उसको किया मैंने। जिस लेवल के एक्सपेंडिचर पूरे देश भर में हुए, जिस लेवल की इंजीनियरिंग स्किल्स डेवलप हुई, जिस प्रकार की कैपेसिटी पूरे देश में डेवलप हुई है। अब अमृत 2.0 में हमारा जो वहाँ पे लक्ष्य क्या है, मेकिंग सिटीज वाटर सिक्योर। तमाम सारे देश के, दुनिया के भूगोल से बहुत सारे नगर मिट गए, केवल वो शहर वाटर सिक्योर नहीं थे। इस बात आज हम देश को वाटर सिक्योरिटी के तौर पे किसी प्रकार से उसमें अमृत 2.0 में चल रहे हैं। तो मुझे पूरा लगता है कि जिस प्रकार की पूरी व्यवस्था, लगभग 3.5 लाख करोड़ की योजना है 5 साल के भीतर, वो पूरे देश को परिवर्तित कर देगी। इसी प्रकार से हाउसिंग फॉर ऑल आपको देखने में लगता है, हाउसिंग फॉर ऑल आज जो कोविड के इतने बड़े महामारी के बावजूद, वैश्विक महामारी पूरे दुनिया के हिला दी है, हम लोग कैसे रिजिलियंट हैं। कोई अगर सोचिए, आप लोग तो इंजीनियर हो, आप सब तमाम सारे बड़े बड़े पदों पे, कोई चीफ इंजीनियर भी बता रहे थे, कोई MD, कोई चेयरमैन, कोई वाइस प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट, कहाँ पे आप गए। आप कभी सोचिए कि जिस कोविड ने पूरे दुनिया को हिला करके पूरी जोड़ लिया, पूरी आर्थिक व्यवस्था को, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था उसके भीतर से आत्मनिर्भर होकर के आगे निकल रही है। कैसे निकल रही है? इस लेवल का काम पूरे दुनिया भर में हो रहा है, पूरे देश में हुआ है। ऐसा काम हुआ है जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल, सबको आवास। शहरी इलाके में जब हम लोगों ने 2015 में जब ये लक्ष्य लिया था, तो उसमें अनुमान था करीब 1 करोड़ मकान की जरूरत पड़ेगी। हमने बाद में जब राज्यों से पूरा डिटेल लिया तो करीब 1 करोड़ 12 लाख। और आपको बता दूं, वहाँ से सचिव के तौर पे निकलने के पहले मैंने 1 करोड़ 14 लाख मकान सैंक्शन कर दिए थे। और वही 1 करोड़ 14 लाख में से 92 लाख मकान ग्राउंड करके उस पर काम चालू हो गए। वही नहीं, 54 लाख मकान कंप्लीट करके लोग उसमें रह रहे थे। और इसका मैं साक्षी हूँ। स्वयं देश के कोने कोने, अरुणाचल प्रदेश से लेकर केरल तक, आपका उधर गुजरात के कोने तक, कश्मीर तक, सब पूरे इलाके में घूम करके तमाम सारे शहरों में जाकर देखा कैसे लोगों की जिंदगियां सुधर गई। दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा हाउसिंग का प्रोग्राम आज तक कभी नहीं हुआ। किसी देश में हिम्मत नहीं। हमारे देश में जो सबसे बड़ी 10 साल की योजना चली थी 2004 से 14, केवल 8 लाख मकान मिले थे। मात्र 6 साल में 54 लाख मकान बन के लोग रह रहे हैं। और मकान केवल ढांचे नहीं है, ऐसे मकान हैं जिनके अंदर जो पीने का पानी भी है, जहाँ शौचालय भी है, जहाँ पे गैस भी है, जहाँ पे बिजली भी है, हर तरह की वो सुविधाएं जिससे कि लोगों की जिंदगी में पंख लग जाए और अपनी जो उनकी आकांक्षाएं, उन आकांक्षाओं को पूरा कर सके। ये तब संभव होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो तब पूरी हुई है जबकि इसमें तमाम सारे लोग, पूरा देश इसमें उमड़ पड़ा, पूरा देश इसमें लग चुका है। वही नहीं, हम दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज, जिसको एक बार माननीय प्रधानमंत्री जब रिव्यू कर रहे थे, मुझे सचिव के तौर पे तमाम सारे सचिवों का हर महीने वो एक प्रगति के माध्यम से रिव्यू करते हैं। रिव्यू करते उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि क्या हम दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने देश में नहीं ला सकते हैं। आप में से बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स होंगे।
आज भी बाबा आदम के ज़माने की टेक्नोलॉजी आप लेकर के चलते हो, वही सेम ईंटें सीमेंट और वो उसकी इस टेक्नोलॉजी को लेकर के चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री से मुझे पूछा कि क्या आप नहीं कर सकते हो, और उन्होंने मुझे गाइड भी किया, और नतीजा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी चैलेंज मार्च 19 में हमने लॉन्च किया, और जिसमें दुनिया के 54 देश अलग अलग टेक्नोलॉजी लेकर के आए, और उन टेक्नोलॉजी में 6 टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया गया चैलेंज के माध्यम से, राज्यों का सिलेक्शन चैलेंज के माध्यम से, पहली बार राज्यों का सिलेक्शन चैलेंज के माध्यम से हुआ, और आज 6 जगह पे, चेन्नई में, राजकोट में, इंदौर में, लखनऊ में, जिस शहर में आप हैं, लखनऊ में, रांची में और अगरतला में, ये 6 ऐसी टेक्नोलॉजी चल रही हैं जिनका काम चल रहा है, जो हमारे टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी, हमारी सोच को बदल देगी। आप सोचिए, रांची में जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी एक लेगो बच्चे खेलते हैं कि पूरा पूरा घर बना के एक के घर पर दूसरा तीसरा घर बनता चला जाता है, पूरा पूरा घर बना हुआ ला करके एक दूसरे पर रखते चले जाते हैं, ये टेक्नोलॉजी होती है। यहाँ जो लखनऊ की टेक्नोलॉजी है, पूरा का पूरा आप जाकर के देखिए, काम चल रहा है, नागपुर में काम चल रहा है, इंदौर में, और यहाँ आकर के सारा सारा खाली उसको जो है आकर जोड़ दे रहे, नट बोल्ट जैसे जोड़ दे रहे, और ऐसे घर बना रहे हैं जिसको 100 साल गारंटी, कुछ होने वाला नहीं। अभी तक हम लोग घर बनाते थे, 20 साल में बदरंग हो जाता है, 25 साल के बाद उसको लगता था कि मकान की तरह रहने लायक नहीं होगा, ये 100 साल तक तो कुछ होना ही नहीं। ऐसे 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 ये नई टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तान का जो आगे का विषय उस टेक्नोलॉजी के अंदर, स्मार्ट सिटी मिशन बिल्कुल एक नया मिशन, जिसके माध्यम से एक नए तौर तरीके, सोचने के तरीके कि कैसे लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए, कैसे प्रोसेस आसान हो जाए। और आप जाके किसी भी शहर में देखिए, आप पता करिए कि ऐसा नहीं कि कोई जादू की छड़ी है या कोई ऐसा है कि स्विच ऑन किया आपने लाइट जल गई, नहीं। मैंने दुनिया में तमाम सारे देशों में जाके तमाम सारे शहरों को देखा है, कैसे शहर स्मार्ट बने। डिकेड्स लगते हैं, 20-20 साल, 30-30 साल लग जाते हैं तब्दील होने। जो पिछले 5-6 सालों में देश में प्रोग्रेस हुआ है, उसका कोई सानी नहीं। आज हम दुनिया के सामने रखते हैं, लोग आगे पूछते हैं, समझते हैं कि कैसे हम लोगों ने काम किया, और वो चीज़ पूरे देश को, क्योंकि ये देश बदल रहा है, देश में जो स्मार्ट सिटी का जो है स्मार्ट मिशन से मूवमेंट के तौर पर परिवर्तित हो रहा है, और आने वाले समय में कितना परिवर्तन होगा मैं उसका अंदाज़ा कर सकता हूँ कि अंदर से मैं भी एक पूरा एक सोल्जर था माननीय प्रधानमंत्री जी के उस परिवर्तन के बाद भाग में। इसी प्रकार से आपका मेट्रो के क्षेत्र में बताया मैंने कि मेट्रो के क्षेत्र में कितनी थोड़ी मेट्रो, 5 शहरों में मेट्रो चलती थी आज से 6-7 साल पहले, आज 18 शहरों में, और अभी बस अगले हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री जी पुणे में भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, 19वां शहर होने जा रहा है, नहीं 19 हो चुका था, कानपुर बाद 19 सिटी 20वां शहर होने जा रहा है, जहाँ पे मेट्रो चलने जा रहा है, पुणे शहर में उद्घाटन करने जा रहा है। आप सोचिए कि आज लगभग 780 किलोमीटर की मेट्रो यहाँ पे हिंदुस्तान में चल रही है, और वही नहीं, काम जो चल रहा है अनदर करीब 1500 किलोमीटर का काम चल रहा है। यानी कितना तेजी से देश में परिवर्तन है, कितनी सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही है। ये अवधि जो पीछे का जो समय है और जो आगे आने वाला समय है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर कोई परिवर्तन का कोई काल होगा, इस काल को याद रखेंगे लोग, क्योंकि इस काल में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, जिस प्रकार से इनोवेशन हुए, जिस प्रकार से जो हमारी जो स्टार्टअप्स आए, अभी मैं 2 दिन पहले, आज 27 तारीख है, मैं 25 तारीख को नोएडा में था। नोएडा में कुछ वहाँ पे जीम्स जो हमारा जो मेडिकल का एक इंस्टीट्यूट है, एम्स के जैसा इंस्टीट्यूट बन रहा है, उस इंस्टीट्यूट का मैं चूँकि चेयरमैन हूँ, उनके फाउंडेशन डे में मैं चीफ गेस्ट था। लेकिन उसके बाद मैं एक दूसरी फैक्ट्री को देखने गया, रोबोटिक्स। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये एडवर्ब टेक्नोलॉजीज ये कंपनी है जिसकी जो फैक्ट्री नोएडा में उन्होंने लगाया, 3 मार्च को उन्होंने शुरू किया था, 3 मार्च 2021 को। अभी 3 मार्च आया नहीं है। मैं 51वें सप्ताह में उस फैक्ट्री को देखने गया, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वो फैक्ट्री ऑलरेडी
न केवल हिंदुस्तान में रोबोटिक्स की ज़रूरतों को, बल्कि सिंगापुर में, अमेरिका में, जर्मनी में, तमाम सारे ऑस्ट्रेलिया में, तमाम सारे देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। और वहाँ लगभग 750 बच्चे, जिसमें करीब 30% बेटियाँ हैं, वो सारे के सारे इस काम में लगे हैं। और अब यही कंपनी जो है, उनको ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने काम दिया, ग्रेटर नोएडा में काम करने जा रहे हैं, और वो दुनिया की सबसे बड़ी एक जगह पर रोबोटिक्स बनाने वाली कंपनी बनेगी। रोबोटिक्स क्या होगा, तो आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई हाथ पाँव चलाते हुए आप देखते होंगे कि हाथ पाँव चल रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं। रोबोटिक्स पूरा काम करने के तौर तरीके को पूरा बदल देगा। आज रोबोटिक्स सर्जरी होती है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब पहले सर्जरी होती थी, लोगों को इतना खून बहता था, कितने लोगों की जान चली जाती थी ब्लीडिंग की वजह से। फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का काम प्रारंभ हुआ, तो उसमें थोड़ा कम होने लगा। और आज जब रोबोटिक सर्जरी होती है, जैसे प्रिसीजन सर्जरी, आपके बिल्कुल उस स्पॉट पे, जो स्पॉट पे जहाँ पे उसको सर्जरी करना, वहाँ पहुँच के रोबोट, क्योंकि वो उसको देख रहा है, कैमरा से उसको देख रहा है, वहाँ पहुँच के उसको आप पहुँच करके वहाँ वो सर्जरी कर सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर जो है, वो हाथ उसका सीजर और वो सब चीज़ें उसको लेकर के नहीं चल रहा है, वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ, सब जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेल खेलते हैं, वैसे वो खेल खेल रहा है। और वो सर्जरी क्या हो रही है, चाहे ब्रेन की सर्जरी हो सकती है, या आपकी बॉडी की किसी भी अंग की सर्जरी हो सकती है, वो सारा रोबोट के माध्यम से कर रहा है। ये होता है रोबोट। कितना बड़ा जो है, बड़ा डिजास्टर हो जाए, डिजास्टर में हम तो नहीं पहुँच सकते। अगर हम पहुँचेंगे तो हम तो गल भी सकते हैं, बॉम्ब से उड़ भी सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। वहाँ पे जाकर रोबोट्स वो सारा चीज़ कर सकते हैं। आज रोबोटिक्स, आज हमारे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, चाहे सर्विसेज के बारे में, लॉजिस्टिक्स के बारे में, लॉजिस्टिक्स, इतना सारा लॉजिस्टिक्स आपको देख करके मैंने दुनिया में देखने का बहुत कुछ मौका मिला मुझे। इतना सारा जो इतनी सारी जो लॉजिस्टिक्स, इतना सारा सामान पड़ा, कहाँ से ढूंढते फिरेंगे? कंप्यूटर्स कनेक्टेड, ये तो जाता है खट से वहीं पहुंचेगा जहां पे वो सामान रखा हो, तो उसको उठा के ले आएगा। आपको मैं कहूँगा, अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर के महीने में 2 बड़े डिफेंस इनक्लेव्स का जो उद्घाटन किया था। आप कभी दिल्ली जाएं, मैं कहूँगा जरूर जाके देख के आइए। वहाँ पे जो हमारी पार्किंग बना हुआ है, आपकी गाड़ी आप आगे खड़ा करिए, आपकी गाड़ी को ले जाकर के जगह पे डाल देता है। आप आएंगे, अपना कार्ड दिखाइए, फट से ला करके गाड़ी आपके सामने खड़ा कर देता है। दिस इज रोबोटिक्स। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी देश में बदल रही है। आप सारे के सारे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हैं, और इस बदलाव के आप अंग। सवाल ये उठता है कि क्या आप इसे देखते रहेंगे, या आप इसको भी इसका पार्ट बनेंगे। अगर आप इसका पार्ट बनेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो वैसे ही हो जाएगा कि जब बाकी लोगों को तो जो अगली भाषा आती है, आप कभी भी पुरानी भाषा में पढ़े हुए, तो फिर आप वहाँ पर उनके सामने अनपढ़ बने रहेंगे। समय परिवर्तन का है, और परिवर्तन के समय में हर कोई को परिवर्तन का वाहक बनना है। ऐसा नहीं कि हम 60 साल के, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं नाम भूल गया हमारे सामने। अच्छा, मैं नाम भूल गया आपका है। आपने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद PhD हासिल किया। क्या नाम है? डॉक्टर BR भरतराज। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने रिटायरमेंट के बाद भी आपने PhD किया, दैट मीन्स अभी आपकी ललक है, अभी सीखने की चाहत है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। शरीर तो होना ही, ऐसा कि कोई ऐसा शरीर, कोई किसी के ऐसा शरीर नहीं है जो कि अस्थाई बना हुआ। हर चीज अस्थाई है। इस धरती पे हर कुछ चीज अस्थाई है, जो आती है उसे जाती है। लेकिन दिमाग से अगर आप चैतन्य रहेंगे तो शरीर से ऊपर आप काम करेंगे। आप सारे के सारे इंजीनियर हैं। अगर आप दिमाग से मजबूत है, दिमाग से सोचता रहेगा कि हमको ये करना है, एक लक्ष्य लेकर के करना है, और यहाँ पे लक्ष्य ढूंढने की जरूरत नहीं। आप केवल उन चीजों को ढूंढ के सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। केवल 2 मैं मंत्र दूंगा, उसके बाद अपनी बात को कवर करूंगा। जो मैंने सीखा है, हमारे प्रधानमंत्री से सीखा है, और उसको बड़ी नजदीक से किया है, बहुत नजदीक से मैंने किया है, और हर जगह किया है। जैसे उदाहरण आपको दे रहा था अमृत में कि हमने कैसे उसको तब्दील कर दिया, पूरा कंप्लीट। एक मंत्र है हमारा,
ईज ऑफ लिविंग, कैसे हम लोगों की जिंदगी को आसान कर सकते हैं। आप सोचते चलोगे जो काम आप करते हैं, जो काम आप बार बार करते हैं, उस काम को कैसे आसान कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे काम आपका आसान हो जाए? अगर काम आसान हो जाएगा तो आप और बहुत चीजों को कर सकते हैं। तो इन चीजों में आप लगन से बहुत सारी चीज कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं अपने साथ में जो हमारे लोग काम करने वाले उनकी चीजों को कैसे आसान बना सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारे परिवार में जो जो हम काम करते हैं उसके लिए कैसे सुधार कर सकते हैं। हम जहाँ मार्केट में जाते हैं उसे कहीं भी हाउ कैन यू ब्रिंग ईज इन लिविंग। और दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे आप चीजों को आसान कर सकते हैं डूइंग बिजनेस। आपको एक उदाहरण देता हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड में हर साल छापती है। जब हमने 2014 में मैंने ज्वाइन किया एडिशनल सेक्रेटरी अपने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, तो उसके बाद इस रिपोर्ट में हमारी कंस्ट्रक्शन परमिट हमारा मंत्रालय देता है। 2015 में हमारी रैंक थी 185 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। अगले साल 186 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। मैंने नीचे से 5 बैठे। और एज ऑफ बिजनेस प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश को आगे बढ़ना, देश को आगे करना, और फिर लग गए सारे लोग। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी तो हम दुनिया में 27वें स्थान पे थे। 159 स्थान करके दुनिया के लोग सोचे कि कैसे करेंगे। ये कमाल है टेक्नोलॉजी का, और केवल टेक्नोलॉजी का नहीं। इसलिए मैंने IIT का आपको उदाहरण दिया। अगर हम केवल टेक्नोलॉजी करते तो हम फेल कर जाते। अगर आप अच्छा से अच्छा कंप्यूटर किसी के सामने रख दीजिए, कंप्यूटर उस हद तक यूजफुल होगा जिस हद तक आप उसका यूज करेंगे। आप बढ़िया से बढ़िया सिस्टम बना दे। इसका मुझे नज़ारा मिला, हमने बड़ी मेहनत की 2018 में, 2016-17 में बहुत मेहनत की। पता चला रिजल्ट आया हमारा वो कहाँ 186-185 से बढ़ चुके, चौथा स्थान उठा। तो मैं वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर में मैं गया, वहाँ पे मीटिंग में, जब वहाँ पे हमने इतनी मेहनत की, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, सारा सारा अपने लिए सिस्टम, ये रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट है। बोले कि आपने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन पीछे से बैकग्राउंड से वही सब हो रहा है जो पहले होता है। उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिए कि फायर का क्लियरेंस करने के लिए फिर भी वही से जाके होता है, उसके बाद फिर यहाँ होता है। फिर हमने कहा कि इसका मतलब हमारा आउटरीच कमजोर था, हमारी ट्रेनिंग कमजोर थी। हमें उन चीज़ों को भी ध्यान रखना, उस निमन एंगल को भी ध्यान रखना कि जो लोग उसको फेल कर देंगे। और जब उन चीज़ों को ध्यान दें तो फट से हमारा जो बढ़ करके करीब ऑलमोस्ट लाइक 80-90 केसेस हमारा जाते हैं। तो हमें इंजीनियरिंग विद ह्यूमन फेस, इट इज नॉट प्योर इंजीनियरिंग। केवल आप सिविल इंजीनियरिंग करेंगे तो आप रोड बना लेंगे कि रोड टेढ़ी मेढ़ी होगी, रोड का लंबी नहीं होगी। इंजीनियरिंग विद ह्यूमन फेस, विद दैट एंगल हर आदमी उसमें जब लगाए तो अपना सब कुछ लगाते कि भाई हमें रोड ऐसी बनानी कि रोड की लंबी होगी। ऐसा कुछ करते जिसकी वजह से हमें उससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, हमें बार बार उसको तोड़ना वोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसा काम करेंगे तो फिर आपको वास्तव में आपको नजर देंगे। और इसकी कोई उम्र नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे रिटायर्ड लोग भी हैं। आप सोच रहे हो मैं जानबूझ करके आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आज आप सोच करके कुछ नहीं, अपना जहाँ पे आप टहलने घूमने जाते हैं उस जगह को सुधार कर सकते हैं। अपनी सोसाइटी में आप देख रहे हैं शिकायतें करते हैं कि गड्ढे गड्ढे कहाँ पे है, आप उस जगह को, अपनी कॉलोनी को सुधार कर सकते हैं। आप करके तो देखिए, एक बार कोशिश करिए। क्योंकि ह्यूमन माइंड इज अनस्टॉपेबल, लिमिटलेस। लिमिट में हम लोग बांध देते हैं इसको। हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब तक सरकार यहाँ के फंड नहीं करेगी, वहाँ बजट नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, तब तक हम नहीं कर सकते। आप जिस दिन अपने आप को लिमिटलेस सोचेंगे, और वही हमारा भारतीय ज्ञान पद्धति वही है कि हम लिमिटलेस हैं। हम लिमिट में बांधना चालू करिए तो हम काम करना छोड़ दिए। तो मैं आप लोगों ने मुझे बुला के यहाँ पे फेलिसिटेट किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
मैंने मुसर्रफ साहब को बोल दिया कि उसमें उन्होंने इनसे कहा था कि गलत काम कर रहे हो, और मैं गलत काम नहीं करता हूँ, मैं करने देता हूँ किसी को। इसलिए मैंने कहा मैं बता दूँ कि आप गलत काम नहीं कर रहे हो, आप सही काम करो। 9 बजे बहुत कुछ नहीं करता। आप सारे लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।